मित्रों, दोस्तों, साथियों, ये जो आप हरा भरा खेत देख रहे हैं, ये सब तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा है आपको। ये रचका लगा रखा है, ये पशुओं के लिए। पशु जब इसे खाते हैं तो दूध अच्छा देते हैं और उनके लिए पौष्टिक आहार के रूप में काम करता है। इधर नींबू का पेड़ भी है, इधर पीछे सरसों सूख रही है। अब ये सरसों का समय पूरा हो गया है, काटनी पड़ेगी 4-5 दिन के बाद। इधर चना लगा रखा है। चना की जो फसल है वो ऐसी फसल है कि कम पानी में पैदा हो जाती है। और आपको पता है कि राजस्थान में वैसे भी बारिश कम होती है और मेवाड़ के इलाके में तो और भी कम होती है। तो हम लोग ज़्यादातर चना ही लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप, चने का खेत, चना लगा हुआ है सब तरफ, और सब तरफ अभी तो हरा भरा दिख रहा है। ये जनवरी का महीना है, इसलिए सर्दी भी अपने शबाब पर है। और मार्च तक आते आते हो सकता है कि गर्मी अपने शबाब पर होगी, क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम हुई और बारिश बहुत कम होने के कारण सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी हमारे यहाँ लोग अफ़ीम की खेती भी करते हैं, तो अफ़ीम भी लगा रखी है लोगों ने। तो अफ़ीम के लिए मौसम खुला एकदम चाहिए, तो उस लिहाज से भी मौसम अच्छा और अनुकूल है। क्योंकि अफ़ीम की खेती करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार लाइसेंस देती है, और कितना लगाना है, कितनी मात्रा में लगानी है, उसका सब कुछ मापन होता है। उसके बाद ही आप अफ़ीम की खेती कर सकते हैं। फिर अफ़ीम सरकार के पास जमा करनी पड़ती है। जो उसके बीज होते हैं वो आप रख सकते हैं। उसका अच्छा खासा भाव होता है। कम से कम 1000 रुपये kg जाता है वो मार्केट में। फिर उसका जो डोडा होता है, जो चूरा इसके अंदर वो बीज पैदा होता है, वो भी अच्छा खासा भाव में जाता है। तो ये सारी चीज़ें अफ़ीम जो मेडिसिन और तमाम चीज़ों में काम आती है, इसलिए सरकार ने उसके लिए बहुत सारे नियम बना रखे हैं। और राजस्थान में ख़ास तौर से हमारे इलाका में मंदसौर, नीमच, उदयपुर, चित्तौड़ जो इलाका है, इस इलाके में बहुत मात्रा में सरकार ने लाइसेंस दे रखा है और अफ़ीम की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो कृषि, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि अब कृषि का समय जा रहा है। जैसे कि कहा ना कि खेती किसानी का समय जैसे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि खेती किसानी में कोई लाभ नहीं है, इसलिए कोई खेती किसानी करना नहीं चाहता है। लेकिन जो भारत का जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, वह अपने रोज़गार के लिए, अपने काम के लिए बहुत सारी नौकरियां करता है, बहुत सारे बिजनेस करता है और पैसे बनाता है। उस लिहाज से वो उसके लिए उपयोगी है। लेकिन खेती और प्रकृति का अपना एक सामंजस्य भी है। अमेरिका, यूरोप और जापान की हम बात करते हैं तो वहाँ भी किसान खेती करते हैं, लेकिन वहाँ के किसान टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अपडेट है, इसलिए वहाँ की खेती बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और वहाँ पर मनुष्य श्रम की आवश्यकता कम होती, क्योंकि उसकी जगह टेक्नोलॉजी ले लेती है। और टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, और नेहरू ने भी कहा था, और तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रेशर दिया भारत की आज़ादी के बाद से कि हमें अपनी कृषि को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होगा। अगर हम कृषि को टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो शायद हम अच्छी खेती भी नहीं कर पाएंगे और खेती को अपडेट कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हमेशा युग परिवर्तनकारी होती है। अगर हम देश काल के अनुसार की टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं तो आगे नहीं जाते हैं। इतिहास की बात कीजिए आप, चाहे किसी भी काल की बात कीजिए, ब्रिटिशर्स की बात कीजिए, ब्रिटिशर्स के पास अपडेट दिमाग था, अपडेट टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम जो राजा थे उनको पराजित कर दिया। जबकि यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे, जाहिर सी बात है, उनके पास तमाम संसाधन थे, चीज़ें थी, सब कुछ था। उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने उनको दिमाग लगा करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उस ज़माने की तोपों का इस्तेमाल करके यहाँ के तमाम राजाओं को, चाहे साम दाम दंड भेद, सब तरह की टेक्नोलॉजी अपना करके उन्होंने उनको पराजित किया और हिंदुस्तान को एक नेशन में कन्वर्ट कर दिया। जबकि यहाँ के राजाओं के पास ऐसा नहीं था कि संसाधन नहीं थे, सेना नहीं थी, दिमाग नहीं था, यहाँ के भूगोल के बारे में उनकी जानकारी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी सीमा रेखा ये थी कि वो अपने ही राज्य को देश समझते थे और अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान को कब्ज़ा करने की फिराक में थे और उन्होंने कब्ज़ा किया, क्योंकि उनके लिए एक लंबा गेम था, लंबा खेल था। तो टेक्नोलॉजी हमेशा
मनुष्य इतिहास में कारगर रही है। जब पहली बार मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया तो पूरी सभ्यता का पैमाना बदला। जब पहली बार मनुष्य ने पेट्रोल की खोज की, जब पहली बार बल्ब का आविष्कार किया, तो तमाम चीज़ें जब पहली बार घटित हुई तो उन्होंने मनुष्य के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इसलिए खेती किसानी में जिसको हम पूंजीवादी जो प्रोसेस कहते हैं ना, पूंजीवादी प्रोसेस का आना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ जब तक हम फेमिलियर नहीं होंगे तब तक हम अपनी खेती किसानी को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपडेट करें और अपग्रेड करें, और तभी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में ले जा सकते हैं। और हम चाहे प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ें, जब दो बैलों की कथा पढ़ते थे, आज एक ट्रैक्टर की कथा पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो हीरा और मोती दो बैलों की कथा थी। आज टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि बैलों को जैसे खेती किसानी से बाहर कर दिया है, और पशुओं का भी हमारे जीवन से जैसे महत्व कम सा हो गया है। क्योंकि आज आप शहरों में जाइए, न जाने कितने आवारा पशु इधर उधर घूमते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पशुओं को कोई पालना ही नहीं चाहता है, बैलों को कोई रखना नहीं चाहता है अब, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, तमाम चीज़ें आ गई है, उनकी जैसे ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य सभ्यता में जिन जिन बैलों ने, जिन जानवरों ने बहुत बड़ा, जैसे कभी हाथी का बहुत यूज़ हुआ करता था, कभी घोड़े का यूज़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा, कभी कैमल ऊँट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, लेकिन आज उन सब की जगह किसने ले ली है? इस टेक्नोलॉजी ने। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।